मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर में बीएलओ से किया संवाद। एसआईआर के बारे में दी अहम जानकारियां। बोले, सही और पात्र मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं। मनरेगा के मुद्दे पर रांची में कांग्रेस की पदयात्रा और सभा। भाजपा का पलटवार। मनरेगा में भ्रष्टाचार पर घेरा। जी रामजी योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। झालसा के निर्देश पर राज्य के कई जिलों में नशा मुक्ति अभियान को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। न्यायिक अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा। नशा मुक्त समाज का संकल्प। और योगदास सत्संग सोसाइटी के संस्थापक परमहंस योगानंद जी की जयंती पर रांची आश्रम में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। जन्मोत्सव पर अनुयायियों का जुटान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, जो भारत माता के करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे। सौराष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य धाम, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। 15 दिन में ब्लड चढ़ता है, बचपन से 5 महीना से मेरे को, और अभी 18 साल होने जा रहा है। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनबी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा, बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया, ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। आने वाले दौर में बर्बरता का चेहरा बदला, लेकिन दमनकारी सोच वही रही। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया, ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। और यही तो सनातन की चिर निरंतरता है, जहां आस्था सीमाओं से परे है, जो लोगों के हृदय में और रगों में समाहित है, जहां हर श्वास महादेव से जुड़ी है, हर स्मृति महाकाल में एकाकार है। यही तो संस्कार है जो गंगा के मैदानों में, कावेरी के तट पर, नर्मदा की धारा में और गोदावरी के आंचल में
विकसित हुई है। इसलिए हर उस विध्वंस के बाद जिसमें अस्तित्व मिटाने की हनक थी, लोगों की दृढ़ता हिमालय की तरह ऊंची होती गई। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं, जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल और कोटि कोटि भक्तों की अटूट श्रद्धा का जय घोष है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। इस अटूट आस्था और अदम्य विश्वास के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा भारतवर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। भूलना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, यह भारत की अडिग आस्था की प्रतिध्वनि है। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह तीर्थ हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि सही और पात्र मतदाताओं को एसआईआर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में देवघर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। आने वाले दिनों में झारखंड समेत अन्य राज्यों में एसआईआर होगा। अपने दौरे के क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना भी की। देश के कई राज्यों में जहां एसआईआर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं झारखंड में इसकी सुगबुगाहट है। झारखंड दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बीएलओ से सीधा संवाद कर उन्हें एसआईआर की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी राज्यों में जल्द होगा। तो अभी तो 22 राज्य और संघ शासित प्रदेश बाकी है। लगभग 60 करोड़ मतदाताओं का तो एसआईआर चल रहा है, कुछ का समाप्त हो गया है और बाकी लगभग 40 करोड़ से थोड़े कम मतदाता बचेंगे 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में। तो चुनाव आयोग उसका संयुक्त बैठ के निर्णय करेगा और तब बाकी जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत होगी, इसमें झारखंड भी शामिल। झारखंड में अवैध घुसपैठ पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना आयोग का दायित्व और अधिकार है। उन्होंने कहा कि सही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, अन्यथा नहीं। जिस भी मतदाता की पात्रता होती है, अर्थात वो भारत का नागरिक होता है या 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा होता है या उस पोलिंग स्टेशन के आसपास के रहने वाला होता है, उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए और अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो ये दायित्व चुनाव आयोग निभाता है और निभाता रहेगा। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने एम्स देवघर का भ्रमण किया और डॉक्टरों से बात की। उन्होंने डॉक्टरों से मतदान और देश में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारियां साझा की। देवघर एम्स की व्यवस्थाओं और सेवाओं से वो खुश दिखे। देवघर में इतने बढ़िया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संरचना को देखकर और डायरेक्टर साहब के साथ और यहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन के सभी लोगों के साथ वार्ता भी की और यहाँ की फैसिलिटीज को देखा, बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने अपने परिवार के साथ देवघर स्थित बाबा धाम और दुमका के वासुकीनाथ धाम में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर झारखंड और देश के विकास की मंगल कामना की। हमारी ये यात्रा बहुत ही सफल रही और बाबा बैद्यनाथ के बुलावे पर और बाबा वासुकीनाथ जी के बुलावे पर हम लोग यहाँ आ पाए और अच्छी पूजा अर्चना भी हुई। झारखंड में इन दिनों आगामी एसआईआर को लेकर 2003 के वोटर लिस्ट से मतदाताओं की मैपिंग का कार्य जोरों पर है।
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही झारखंड में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। डीडी न्यूज के लिए आरके नीरद और मनीष दुबे के साथ मैं दिवाकर कुमार। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलनरत है। इस सिलसिले में आज पार्टी द्वारा रांची में पदयात्रा निकाली गई और सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेता मौजूद रहे। इधर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। विकसित भारत जी रामजी योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। इस विषय पर कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। बचाव संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी रामजी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का संकल्प दोहराया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दिशा में सरकार के विभिन्न पहलों की जानकारी साझा की है। श्री अंसारी ने बताया कि रांची सदर अस्पताल बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और निविदा भी जारी कर दी गई है। सरकार ने इसके अलावा सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना के लिए 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इधर स्वास्थ्य सेवा को लेकर राज्य सरकार के दावे के इतर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। हजारीबाग जिले के बरही खंड से एक बेहद दुखद और संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां 4 महीने के शिशु की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजन टीकाकरण में लापरवाही को मौत की वजह बता रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग इन आरोपों को खारिज कर रहा है। यह मामला बरही प्रखंड के बरसोत पंचायत अंतर्गत बरसोत गांव के रविदास टोला का है, जहां 4 माह के एक शिशु की मौत के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि टीकाकरण दिए जाने के कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। जब नहीं दिलाएंगे हम 4 को सुआ, 1 ठो दे दीजिए, हम 1 ठो दिया के चलेंगे। हम 4 को सुआ नहीं दिलाएंगे, मेरा बच्चा है, तबीयत खराब है से। तकर बाद जबरदस्ती की दिला लीजिए सुआ, सब बच्चा के पड़ रहा है तो वो बुर्बक है सब बच्चा सो तो दिला दिए जबरदस्ती सुइया जाएगा। लेकिन नहीं पता कि बच्चा की जान भी लापरवाही की वजह से और उसका दवा चल रहा था और मैडम जो है चेक करके दवा सुआ बच्चा थोड़ा देखना चाहिए इसका वजन कैसा है, 1 सुई देना चाहिए, ज़्यादा दे दिया जिसके कारण बच्चा के नुकसान हो गया और मृत्यु हो गया। वहीं टीकाकरण करने वाली एएनएम ने स्पष्ट किया कि इंजेक्शन देने के समय बच्चे को किसी प्रकार का बुखार नहीं था। वैक्सीन देने से पूर्व बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति की पूरी जानकारी ली गई थी। मौके पर सीएचओ सहित कई ग्रामीण भी मौजूद थे, जिनसे इस बात की पुष्टि की जा सकती है। वहाँ पे सीएचओ हैं, सहिया हैं, सेविका हैं, ग्रामीण भी हैं, सारे से हमने पूछे हैं उनसे, उसके बाद हमने वैक्सीन लगाए हैं। यदि मेरी बात पर आपको झूठ लग रहा है या लग रहा है कि बात बनाई जा रही है या जो अपने बचने के लिए किया जा रहा है, तो सीएचओ हैं, सहिया, सेविका, ग्रामीण है, किसी से भी आप बात पुष्टि कर सकते हैं कि यह सही है कि गलत है।
इस मामले पर बरही अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानी प्रकाश ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से शिशु की मौत संभव नहीं है। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। मतलब कहना ये कोइंसिडेंस है, इससे वैक्सीन को कोई मतलब नहीं। उसी वैक्सीन से बहुत सारे लोग को पड़ा वैक्सीन, और देने वाली जो एएनएम है वो बहुत दिन से एएनएम 13 साल से उसी क्षेत्र में दे रही है। ऐसा कभी कभी होता है 4 साल पर एक आध बार किसी बच्चे को, एक कोइंसिडेंस है जो हो जाता है। इसमें वैक्सीन की कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। फिलहाल यह पूरा मामला जांच के दायरे में है। मासूम की मौत लापरवाही से हुई या किसी पूर्व बीमारी के कारण, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारीबाग से नितेश की रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने सीजीएल मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जब हाईकोर्ट पहले से ही पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति जारी रखने का निर्देश दे चुका है, तब इस याचिका पर अलग से सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। राज्य के विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। न्यायिक पदाधिकारियों ने भी प्रभात फेरी में शामिल होकर नशा मुक्त समाज निर्माण का संदेश दिया। झालसा की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर भी बल दिया गया। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे नारों से सकारात्मक संदेश दिए गए। विकास योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठक बेहद कारगर साबित हो रही है। दूर संचार सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में भी यह मील का पत्थर साबित हुई है। मिलिए सोनम से। सहरसा जिले के सुलिंदाबाद पंचायत की रहने वाली सोनम को पहले इंटरनेट से जुड़े छोटे मोटे कामों के लिए गांव से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत अब सहरसा में ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के आने के बाद सोनम को अपने गांव में ही हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने वाईफाई का जब से सिस्टम कर दिया, हम लोग का जीवन ही बदल गया है। कोई चीज़ काम के लिए पहले हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, अब सारा काम यहीं से हो जाता है सर। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रगति यानी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री ने खुद हाई स्पीड इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की प्रगति की नियमित समीक्षा की। इन बैठकों में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों और टेलीकॉम एजेंसियों को एक ही मंच पर लाकर राइट ऑफ वे से लेकर प्रोजेक्ट क्लियरेंस तक की अड़चनें दूर की गयी और योजनाओं को फास्ट ट्रैक किया गया। नतीजा ये रहा कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने की रफ्तार कई गुना तेज हुई। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 में 6.1 करोड़ थे, जो 2025 में बढ़कर 99 करोड़ 56 लाख हो गए, यानी कि 1500% से ज्यादा की बढ़ोतरी। देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर से बढ़कर अब 42.36 लाख रूट किलोमीटर हो गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड की औसत डाउनलोड स्पीड 2019 में जहां 10.71 MBPS थी, वहीं अब अक्टूबर 2025 में ये बढ़कर 131.47 MBPS हो गई है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने अपनी स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मई 2022 की एक प्रगति बैठक ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को नई रफ्तार देने का काम किया।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को लेकर साफ निर्देश दिए कि राज्यों और संबंधित एजेंसियों को पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का अधिकतम उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राइट ऑफ वे यानी ROW से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निपटारा हाई स्पीड इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार के लिए सबसे अहम है। इसी वजह से केंद्र और राज्यों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर बॉटलनेक खत्म करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित न रहे, बल्कि आम नागरिक की ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने का माध्यम बने। इसी सफलता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सरकार ने जनवरी 2025 में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति मंच ने नीतियों को जमीन तक पहुंचाने की रफ्तार बदली है। डिजिटल कनेक्टिविटी अब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जरिए ईज ऑफ लिविंग को मजबूत कर रही है। और यही तेज कनेक्टिविटी विकसित भारत की मजबूत डिजिटल नींव बन रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया। इस दौरान उन्होंने इसे गरिमा और शक्ति का प्रतीक बताया। तैनात ये जहाज प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री निगरानी और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उप महानिरीक्षक अशोक कुमार भामा की कमान में जहाज पर 14 अधिकारी और 115 कर्मी तैनात हैं। इस दल में 2 महिला अधिकारियों की पहली नियुक्ति भी शामिल है, जो अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निभाएंगी। ICGS समुद्र प्रताप के जलावतरण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बल की प्रशंसा की और पोत समुद्र प्रताप की खासियत गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पोत कई उन्नत तकनीकों और सेंसर से लैस है। ये जहाज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसमें उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली भी मौजूद है। ये न सिर्फ समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण, बल्कि भारतीय तट की रक्षा, पेट्रोलिंग और आपदा नियंत्रण की ताकत को बढ़ाएगा। ये जहाज जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो देश का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक परमहंस योगानंद जी की जयंती पर रांची स्थित आश्रम में आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची स्थित आश्रम में आज योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक परमहंस योगानंद जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान देश दुनिया से उनके अनुयायियों का जुटान हुआ तथा जन्मोत्सव पर आश्रम में भजन और सामूहिक ध्यान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। परमहंस योगानंद जी ने अपनी व्यापक शिक्षाओं से लाखों लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी आध्यात्मिक गौरव ग्रंथ योगी कथामृत को दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक माना जाता है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या चीज़ में व्यतीत करते हैं? शरीर के सुख में व्यतीत करते हैं, शरीर के विकास में व्यतीत करते हैं, मानसिक विकास में, मन के मनोरंजन में, इन सारी चीज़ों में व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ हम खोज रहे हैं, जो आनंद हम खोज रहे हैं, वो हम सबको नहीं प्राप्त हो। तो गुरु जी ने हमारे जो एंशिएंट ऋषिज़ हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो राजयोग की शिक्षाएं हैं, उनको क्रिया योग, राजयोग की पद्धति में क्रिया योग की शिक्षाओं को हमें प्रदान किया। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इस खास दिवस को उनके अनुयायी जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और उनकी शिक्षाओं और क्रिया योग के प्रसार के लिए ध्यान और सत्संग जैसे विशेष आयोजन होते हैं। परमहंस योगानंद ने साल 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और वर्ष 1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की थी। रांची से असीम की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर में बीएलओ से किया संवाद। एसआईआर के बारे में दी अहम जानकारियां। बोले सही और पात्र मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं। मनरेगा के मुद्दे पर रांची में कांग्रेस की पदयात्रा और सभा। भाजपा का पलटवार। मनरेगा में भ्रष्टाचार पर घेरा। जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। झालसा के निर्देश पर राज्य के कई जिलों में नशा मुक्ति अभियान को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। न्यायिक अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा। नशा मुक्त समाज का संकल्प। और योगदा सत्संग सोसाइटी के संस्थापक परमहंस योगानंद जी की जयंती पर रांची आश्रम में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। जन्मोत्सव पर अनुयायियों का जुटान।